गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो किए थे कि किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन निकालकर उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखना, और एक अपन ने बताया था कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस प्रकार कोषों की संख्या बताई जाती है, उपकोषों की संख्या बताई जाती है, कक्षकों की संख्या बताई जाती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई जाती है। अब देखिए, कॉपर जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 29 में कोष, उपकोष, कक्षक व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी में कोष, उपकोष, कक्षक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का एक क्वेश्चन अपन ने कल किया था पोटेशियम के लिए, एक अपन आज करते हैं ये कॉपर के लिए। तो देखिए, वो इस सबसे पहले अपने लिख लीजिए जो आपको परमाणु दिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1, 3d10। कॉपर का जो अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 4s1 3d10। यहां 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसमें, 3d में, तो 3d में 9 से हो जाते हैं 10 और 4s में 2 से हो जाता है 1। कारण 4s और 3d के बीच ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है और एक अर्ध भरे और पूर्ण भरे उपकोषों का स्थायित्व अन्य की तुलना में अधिक होता है। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाने से 4s में हो गया एक अर्ध भरी अवस्था और 3d में हो गए 10, ये d की पूर्ण भरी अवस्था है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कॉपर का, ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, अब यदि अपन इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कोष के आधार पे लिखें कि अंदर वाला कोष अंदर की तरफ, बाहर वाला कोष बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखो 4s है वो चौथे कोष में है और 3d तीसरे कोष में है, तो 3d को पहले लिख दो, 3d10, 4s1। ठीक है, अब अपन इसको कक्षक के रूप में लिख देंगे, बॉक्सेस बनाकर। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 3 कक्षक होंगे, 2px, 2py, 2pz। ये इनमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हुंड के अनुसार। 3s में 2, 3p में फिर से 3 कक्षक, 3px, 3py,
3pz। थ्री डी में 5 कक्षक, 3D XY, 3D YZ, 3D ZX, 3D X² Y² और 3D Z²। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो हुंड के अनुसार 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और लास्ट में रह गया 4s बाहर वाला कोष, जिसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अपन बता देंगे कोष, उपकोष, कक्षक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए कॉपर से संबंधित कोष कितने हो जाएंगे। पहला, ये पहले कोष में है, ये दूसरे कोष में है, ये तीसरे कोष में है और ये चौथे कोष में है ना। आगे जो संख्या लगी होती है वही क्या होता है, कोष होता है। तो यहाँ 1 लगाए तो पहला कोष, यहाँ 2 लगाए तो दूसरा कोष, इनमें 3 लगाए तो तीसरा कोष, इसमें 4 लगाए तो चौथा कोष। तो कॉपर से संबंधित कोष हो गए कितने, 4। ठीक है, अब देखिए, और यदि कॉपर से अपन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, यदि अपन कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, अब कॉपर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो कौन से कोष से जाएगा, बाह्यतम कोष से। और यहां बाह्यतम कोष कौन सा है, 4s। ठीक है, चौथा कोष है यहां पे बाह्यतम। तो ये इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, 4s से जाएगा। अब यदि अपन कॉपर से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो अवस्था बनेगी Cu+1। इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव, तो Cu+ बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर जाएगा तो इसका चौथा कोष क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो Cu+1 से संबंधित कोष केवल कितने होंगे, 3 ही होंगे, है ना। तो कॉपर से संबंधित कोष 4 और कॉपर की +1 अवस्था से संबंधित कोष 3। ठीक है ना। अब उपकोष, उपकोष देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो उपकोष हो गए कितने, 7। उपकोष 7 हो गए। ठीक है, कक्षक, अब देखिए 1 कक्षक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 कक्षक हो गए, कक्षक हो गए 15। ठीक है, और अब अपन बताएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल 4s में है 1, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। ठीक है, तो इस प्रकार अपन किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कोष, उपकोष, कक्षक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। अब देखिए
किसी परमाणु या आयन का चुंबकीय आघूर्ण, तो किसी परमाणु या आयन का चुंबकीय आघूर्ण है वो ज्ञात करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो काफ़ी अहम रहेगा। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और इसको दर्शाया जाता है म्यू से, ठीक है। और किसी का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है √n गुणा n+2, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है √n गुणा n+2, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण है वो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। और चुंबकीय आघूर्ण है वो डिपेंड करता है n पे, और यहां n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां पे n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चुंबकीय आघूर्ण के फॉर्मूले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, यानी वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका मान निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपने को आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और 12th क्लास में और 11th क्लास में इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं चुंबकीय आघूर्ण के, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण है उसका मात्रक होता है Bm। Bm का फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन। ठीक है। तो ये जो बोर है वो नील्स बोर के आधार पर रखा गया है। मैग्नेटॉन यानी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुण, ठीक है ना। तो देखिए अब अपन इस फॉर्मूले के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण के मान ज्ञात करेंगे। जैसे अपन को क्वेश्चन दे दिया जाए Ni+2, ये निकल धातु का आयन है जिस पे +2 आवेश है। Ni+2 का चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए इसके लिए पहले आप क्या करोगे, जो आपको परमाणु दिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। अब निक्कल दिया है तो अपन को पता होना चाहिए निक्कल का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। तो निक्कल 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए, 20 हो गए, 28 है तो 3D में 8, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 18 तक तो स्थायी गैस आर्गन हो गई, परमाणु क्रमांक 18 तक स्थायी गैस आर्गन को लिख दिया। मतलब इस Ar18 का मतलब इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है।
और फिर 3d8 तीसरा कोष, और 4s है वो चौथा कोष है, यानी बाह्यतम कोष है, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 18 3d8 4s2। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है, उस परमाणु के नजदीक जो भी स्थायी गैस होती है उसको लिख दो, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक हो जाएगा शॉर्ट में, और आगे वाला बचता है उसको आगे लिख दो। ठीक है, अब यहां अपन ने 3d को पहले लिखा है, 4s को बाद में लिखा है। हालांकि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाते हैं, 4s में, बाद में भरे जाते हैं 3d में, लेकिन 3d तीसरा कोष है, अंदर की ओर होता है, 4s बाहर की ओर होता है ना। तो 3d आंतरिक कोष को अंदर की तरफ लिख दिया, 4s को बाहर की तरफ लिख दिया। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका, निक्कल का। ठीक है, आपको निक्कल की उदासीन अवस्था नहीं दी हुई है, आपको दिया गया है निक्कल का आयन, यानी निक्कल पे +2 चार्ज है। अब किसी परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, यानी निक्कल से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तब बनेगा Ni+2। तो अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे किसका, Ni+2 का, क्योंकि अपन को दिया गया है Ni+2। तो Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निक्कल से कम करेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा बाह्यतम कोष से। इलेक्ट्रॉन किससे बाहर जाएगा, बाह्यतम कोष से बाहर जाएगा। अब यहां बाह्यतम कोष है चौथा 4s, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा Ni+2 का। तो Ar18 3d8 4s0, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Ni+2 के लिए। ठीक है, अब अपने देख लो कि Ni+2 है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि अपन को यहां पे जरूरत पड़ेगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। वहां स्मॉल n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो 3d अब आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सारे के सारे कैसे मिलेंगे, युग्मित मिलेंगे, क्योंकि ये पूरे भरे हुए, s में 2 s में 2 p में 6 s में 2 p में 6, s में अधिकतम 2 होते हैं, p में अधिकतम 6 होते हैं, तो ये तो पूरे भरे हुए। यहाँ पे सारे कैसे हैं, युग्मित है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलता है, जो उपकोष पूर्ण भरा हुआ नहीं होता वहां मिलते हैं। अब d में अधिकतम कितने बढ़ते हैं, 10, यहाँ पे 3d में कितने, 8, मतलब इसमें अपन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो d में 5 कक्षक होते हैं, तो ये 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² y² 3dz²। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुंड के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए पांचों में, फिर युग्मन कर दो, छठा, सातवां, आठवां, तो ये हो गए 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देख रहे हो
Ni+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, वो भी किसके अंदर? 3D के अंदर, है ना। तो Ni+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन स्मॉल n कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए यहां पे स्मॉल n का मान 2 आ गया। अब आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो। Ni+2 का चुंबकीय आघूर्ण म्यू इजकल टू स्मॉल n गुणा स्मॉल n+2, ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे स्मॉल n यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ स्मॉल n का मान 2 रख दो। तो 2 गुणा 2 + 2, 2 + 2 4, 4 गुणा 2 8, तो ये आ गया √8। अब अपन को पता है √9 का मान होता है 3, तो √8 का मान 3 से थोड़ा कम होगा और ये होगा 2.84 चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो Ni+2 निकल के +2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसलिए इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान आता है 2.84 बोर मैग्नेटॉन। अब चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान 2.84 आ रहा है, मतलब ये जो निकल का +2 आयन है ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें चुंबकीय आघूर्ण का कुछ न कुछ मान आएगा इस फॉर्मूले से, और वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान 0 आएगा और वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन को चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं अपन। तो आप देख सकते हो कि यहां पे अपन चुंबकीय आघूर्ण का जो भी मान निकाल रहे हैं उसके लिए अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं निकाल सकते, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास नहीं होगी तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी अपन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। अब देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसमें अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चुंबकीय आघूर्ण के मान के बीच सीधा कनेक्शन जो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। इधर अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे और इधर अपन चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान लिखेंगे। किस सूत्र के आधार पर? √n गुणा n+2 के आधार पर।
तो ये जो मान निकलेगा वो इस सूत्र के आधार पे निकलेगा जो अभी अपन ने देखा था। अब यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो 0 तो यहाँ स्मॉल n की जगह 0 रखोगे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा 0। किसमें? बोर मैग्नेटॉन में। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1 तो यहाँ स्मॉल n का मान 1 रखोगे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2, यहाँ स्मॉल n का मान 2 रखोगे तो चुंबकीय आघूर्ण आएगा 2.84 बोर मैग्नेटॉन। अभी आपने देखा था निकल के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आए थे? 2 आए थे और चुंबकीय आघूर्ण का मान अपन ने निकाला था 2.84। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं 3, यदि अपन यहाँ स्मॉल n का मान 3 रखेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन। यदि अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं 4, यहाँ स्मॉल n का मान 4 रखोगे तो आएगा चुंबकीय आघूर्ण 4.90 बोर मैग्नेटॉन। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं 5 और यहाँ स्मॉल n का मान 5 रखोगे तो आएगा चुंबकीय आघूर्ण 5.92 बोर मैग्नेटॉन। और यदि आप यहाँ आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 और यहाँ स्मॉल n का मान 6 रखोगे तो आपका चुंबकीय आघूर्ण आएगा 6.95 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो आपने जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा और आपने देखा होगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आए? 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक कितने आए? 6। किसके अंदर? क्रोमियम के अंदर। अपन ने 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे हैं और उनमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? क्रोमियम के अंदर। कितने आए? 6 इलेक्ट्रॉन आए थे ना। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 तक आते हैं तो उनसे संबंधित चुंबकीय आघूर्ण के मान है उस सूत्र के आधार पे। अब इनमें आप एक कनेक्शन देख सकते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 तो चुंबकीय आघूर्ण 1 पॉइंट समथिंग, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 तो चुंबकीय आघूर्ण 2 पॉइंट समथिंग, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 तो चुंबकीय आघूर्ण 3 पॉइंट समथिंग, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 तो चुंबकीय आघूर्ण 4 पॉइंट समथिंग, 5 तो 5 पॉइंट समथिंग, 6 तो 6 पॉइंट समथिंग, है ना। अब जो समथिंग वाले मान हैं आगे वो भी देखो लगातार बढ़ रहे हैं। 7 3 8 4 8 7 9 0 9 2 9 5। तो आप इनको इस आधार पे भी तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप इस सूत्र में रखोगे तो यही मान आएंगे। अब आपको घर से कुछ चुंबकीय आघूर्ण के मान निकालने हैं। एक तो आप निकालोगे Fe+2 के लिए और एक आप चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे Cu+1 के लिए, ठीक है। और एक आप चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे Cu+2 के लिए। तो आप उस सूत्र के आधार पे इन 3 के अंदर चुंबकीय आघूर्ण के मान निकालोगे Fe+2 Cu+1 Cu+2 के अंदर, ठीक है।